एक डेटा पॉइंट जो सब कुछ खराब कर सकता है और शायद आपको पता भी ना चले। सो टू फाइंड दैट थिंग, व्हाट दैट डेटा पॉइंट इज, उसको फाइंड कैसे करना है, लेट्स बिगिन द सेशन। So hi guys, my name is Piyush Kumar, and in this particular session we are gonna see what are outliers, how we can detect them, and how we have to deal with them. Imagine आप अपने फ्रेंड्स की सैलरीज एनालाइज कर रहे हो और आपको पता चला कि मोस्टली फ्रेंड की जो सैलरी है वो 50,000 के आसपास है, मीन्स एवरेज उनका 50,000 है। बट कुछ टाइम बाद आपको याद आया कि यार एक फ्रेंड था जो किसी कंपनी का सीईओ बन चुका है एंड ही इज अर्निंग अ सुपर डुपर सैलरी। और ऑन द अदर हैंड वही एक फ्रेंड है जिसने अब तक नौकरी भी स्टार्ट नहीं की, हु इज अनएम्प्लॉयड, हु बेयरली अर्न्स। सो दिस सुपर डुपर हाई एंड बेयरली अर्न्स, इन्हें ही हम आउटलायर्स कहेंगे। ठीक है, जो नंबर या तो बहुत ज्यादा हो एवरेज से या फिर बहुत ही कम हो एवरेज के कंपैरिजन में, उसे हम आउटलायर बोलते हैं। सो व्हाट इज एन आउटलायर? आउटलायर वो पॉइंट होता है जो एवरेज से बहुत बहुत दूर होता है। सिंपली एन आउटलायर इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो मेन ग्रुप होता है उससे बहुत दूर होते हैं पॉइंट। जैसे अभी हमने जो फ्रेंड्स की सैलरी का एग्जांपल देखा, एक फ्रेंड था जो करोड़ों में कमाता है, वो भी 50,000 से काफी दूर हो गया। एक फ्रेंड था जो कमाता ही नहीं है, वो भी 50,000 से काफी दूर हो गया। वेयर एज मोस्टली जो फ्रेंड्स थे वो 50,000 के आसपास की ही सैलरी कमा रहे थे। चलो ये तो हो गया आउटलायर। अब व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट देम? क्योंकि आउटलायर्स जो एवरेज होता है उसको बहुत ज्यादा शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स की सैलरी का। लेट्स इमेजिन कि हमारे 10 फ्रेंड्स की सैलरीज हमने कैलकुलेट की थी, जिनका एवरेज था 10 फ्रेंड्स की सैलरी का एवरेज था 50K। अब रेंडमली हमें पता चला देयर इज वन फ्रेंड हु हैज अ सैलरी ऑफ 1 CR। अब जब हम इन 11 का एवरेज निकालेंगे, 1 CR प्लस 50K, अब 10 ये और 1 मोर, दैट विल बिकम 11। तो ये जो एवरेज आएगा नया, ये काफी ज्यादा शिफ्ट हो चुका होगा। जैसे कि इसकी वैल्यू आएगी समथिंग लाइक दैट 91,3636, मतलब फ्रॉम 50,000 अब हमारा एवरेज हो चुका है 91,000। अब आप देखो, क्या आप बोल पाओगे कि मेरा जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें 91,000 सैलरी एवरेज है? इज इट रेलेवेंट टू से दैट? नहीं, वो जस्ट एक नंबर की वजह से हो रहा है, सिर्फ एक पर्सन की वजह से जो आउटलायर है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाते हो तब भी आपको एक बहुत ज्यादा गलत प्रिडिक्शन दे सकते हो। चलो यहाँ तो आपको पता चल गया क्योंकि हमारे पास कम ही डेटा पॉइंट्स थे, 10-11 डेटा पॉइंट्स थे और हमने देख सुन के ही पता कर लिया कि दैट नंबर इज एन आउटलायर। बट जब बड़ा डेटा या रियल डेटा को आप डील कर रहे होगे, जब बहुत सारी रोज या कॉलम्स होगी, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे, तब आप कैसे कर पाओगे? यहीं आते हैं हमारे मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग आउटलायर्स। मोस्टली हम दो ही टेक्निक्स का यूज करते हैं, तो काफी सारी, बट दो ही यूज करते हैं। फर्स्ट इज जेड स्कोर मेथड, द सेकंड वन इज IQR मेथड। सो लेट्स बिगिन विद द जेड स्कोर। आई होप इन द लास्ट सेशन आपने जेड स्कोर तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा, नहीं समझ आया, तो लेट मी टेल यू द इंट्यूशन ऑफ दिस। तो जेड स्कोर हमें ये बताता है कि कोई भी डेटा पॉइंट जो हमारा मीन या फिर एवरेज है उससे कितने बिग स्टेप्स दूर है। कोई भी डेटा पॉइंट मीन से कितने बिग स्टेप्स दूर है। अब नॉर्मल दूरी तो कोई भी बता सकता है, हम नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये बिग स्टेप्स का कॉन्सेप्ट क्या है? लेट्स सी दिस। सो बिग स्टेप्स यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। बिग स्टेप्स यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। जेड स्कोर पर्टिकुलरली हमें यही बताता है कि कोई भी डेटा पॉइंट मीन से कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। अब इसका फायदा क्या है, हम आउटलायर्स कैसे निकाल सकते हैं, अब वो देखते हैं। बिफोर दैट यू नो दैट इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर में जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो मीन होता है। ठीक है, तो अब यहीं से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है वो देखते हैं। अब अगर हम कंप्लीटली वन स्टेप चले फ्रॉम द मीन टू द राइट साइड, तो ये +1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगर लेफ्ट साइड में चले तो -1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल रूल, विच सेज दैट अगर हम -1 टू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन चले, मतलब
दोनों डायरेक्शन में वन वन बिग स्टेप्स अगर हम चले यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा 68% ऑफ डेटा कवर हो जाता है। मतलब लेट्स से कि अगर हमारा मीन है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, तो 40 से लेके 60 के बीच में, फ्रॉम 40 टू 60 हमारा 68% डेटा से आ जाएगा। ठीक है, अब अगर एक स्टेप और चले, मतलब 2 स्टेप्स दोनों डायरेक्शन में चले, -2 इन द लेफ्ट साइड एंड +2 इन द राइट साइड, तो ये बोलते हैं कि 95% डेटा हमारा कवर हो जाता है। भाई देखो, मोस्टली पॉइंट तो एवरेज के आसपास ही होते हैं। अब एवरेज से जितना दूर जाते रहेंगे उतना रेयरिटी बढ़ती चली जाती है पॉइंट की। एवरेज से जितना दूर चले जाते हैं उतना रेयरिटी बढ़ती चली जाती है। अब इसको थोड़ा कनेक्ट करना, रेयरिटी कैसे? भाई एवरेज हाइट है मान लो 5 फीट 5 इंच, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी व्यक्ति 6 फीट 6 इंचेस का होगा तो इसकी रेयरिटी होगी ना, वो रेयर होगा। बहुत ही लंबा इंसान और बहुत ही छोटे इंसान को हमें मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो एवरेज से जितना दूर जाते हैं पॉइंट्स की रेयरिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। चलो अब अपने इंपेरिकल फॉर्मूले पे आते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला ये बोल रहा है कि अगर हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन चलते तो हम 68% डेटा कवर कर लेते। अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन चलते तो हम 95% ऑफ डेटा अपना कवर कर लेते। अगर हम एक स्टेप और चले, फ्रॉम -3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम 99.7% ऑफ डेटा कवर हो जाता है। मतलब 99% डेटा कवर हो चुका है। अब अगर हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन चले, कवर होने का मतलब, अभी 50 वाला एग्जांपल लेते हैं। 50 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट में, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट में, तो 10 into 3 दैट विल बिकम फ्रॉम 20 to 80। 20 से 80 की रेंज में हमारा 99.7% ऑफ डेटा कवर हो जाता है। अब यार आप एक चीज सोचो, जो डेटा पॉइंट्स 99% डेटा के अंदर नहीं आए तो वो मीन से कितना दूर हो गए, वो कितने डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है। और जो डेटा पॉइंट्स इन 99.7% की रेंज में नहीं आता है उन्हें ही हम बोल देते हैं आउटलायर्स। वी कंसीडर ऑल दोज पॉइंट टू आउटलायर्स। तो यही होता है जेड स्कोर मेथड के अंदर। हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर के जितने भी पॉइंट्स है उन्हें हम आउटलायर्स कंसीडर करते हैं, चाहे वो -3 से ज्यादा दूर के हो या फिर +3 से ज्यादा दूर के हो। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या है जेड स्कोर का? बहुत इजी है, डेटा पॉइंट माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इजी है, कुछ नहीं है इसमें। डेटा पॉइंट को मीन में से माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे। वो स्टैंडर्ड डेविएशन के रेफरेंस में हमें बता देगा कि कितनी दूर वो डेटा पॉइंट है। बस चलो एग्जाम्पल लेते हैं सैलरी वाला। तो लेट्स इमेजिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी ऑन एन एवरेज 50,000 सैलरी है। सभी फ्रेंड्स की सैलरी 50,000 है ऑन एन एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन आया 50,000, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10,000। मतलब कि मेरे मोस्टली फ्रेंड्स की सैलरी 50,000 तो एवरेज है, बट वो किसी की 40 हो जाती है, किसी की 60 हो जाती है, बट ऑन एन एवरेज 50,000 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये हुआ, स्प्रेड बताता है। चलो अब डेटा पॉइंट है मेरा, जो मेरा फ्रेंड है उसकी सैलरी को मैं डेटा पॉइंट ले लेता हूँ। उसकी सैलरी कितनी थी? जो सीईओ फ्रेंड है उसकी सैलरी है 5 CR पर मंथ। अब इसका जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं। 5 CR माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये नंबर कुछ ऐसा आता है 9,500 के आसपास। मतलब अब आप सोचो, जेड स्कोर है 9,500। 9,500 स्टैंडर्ड डेविएशन कोई पॉइंट दूर है नॉर्मल से। अब आप इमेजिन करो कि ये कितना, मतलब एक आउटलायर तो हुआ, बट कितना ज्यादा आउटलायर हुआ। आउटलायर तो हमें पता चल गया कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर के पॉइंट्स आउटलायर है, बट कितना ज्यादा ही पॉइंट आउटलायर है, ये तो बहुत ही ज्यादा आउटलायर है। इसे तो हमें आउटलायर कंसीडर ही करना पड़े, समझ रहे हो? तो यही है, दिस इज जेड स्कोर, और इसका यूज करके इस तरीके से हम अपना आउटलायर्स कंसीडर करते हैं। अब दूसरा मेथड आता है आउटलायर्स कंसीडर करने का, उसे हम बोलते हैं IQR मेथड। अब आप पूछोगे सर जब हम जेड स्कोर से ही निकाल पा रहे हैं आउटलायर्स को, तो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू लर्न IQR मेथड? देखो, जेड स्कोर वर्क करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा के ऊपर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहां मोस्टली डेटा मीन के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब आपको पता है एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्क्यूड, जो नॉर्मल नहीं होता, जो बेल शेप्ड कर्व नहीं होता, जिसके अंदर काफी सारे आउटलायर्स होते हैं, काफी सारे आउटलायर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम जेड स्कोर लगाएंगे, अब जेड स्कोर हम निकाल रहे हैं मीन की हेल्प से,
आपको पता है कि स्क्यूड डेटा के अंदर मीन शिफ्ट हो जाता है। तो अब हम यहाँ जेड स्कोर यूज नहीं कर सकते, तभी अब हम IQR मेथड का यूज करते हैं। लेट्स सी व्हाट IQR मेथड इज। इन IQR मेथड हम फेंसेस ड्रॉ करते हैं। अब ये फेंस क्या होती है, कैसे हम इसको करते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए फील्ड। एक खेत है भाई, खेत की हम क्या बनाते हैं, फेंसेस बनाते हैं। फेंसेस जस्ट लाइक बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर जितना पोर्शन है वो हमारा है, इसके बाहर का जो पोर्शन है वो हमारा नहीं है। जो बाउंड्रीज के अंदर का पोर्शन है वो हमारा नॉर्मल डेटा सेट है, और जो बाउंड्रीज या फिर फेंस के बाहर का जो पोर्शन है हम उसे आउटलायर कंसिडर कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस हम पहले डेटा को सेंट्रल पॉइंट ढूंढते हैं, हम पहले डेटा का सेंट्रल पॉइंट ढूंढते हैं, उसके बाद हम बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं, और फिर उन बाउंड्री के बाहर जो भी डेटा पॉइंट्स है उन सबको हम आउटलायर कंसिडर करते हैं। बस इतना ही इजी IQR मेथड। लेट्स सी दिस। ठीक है, चलो अब यहां भी दिखाई देता हूं आपको। जैसे कि हमने डेटा को नंबर लाइन पे प्लॉट किया, उसके बाद सबसे पहले हमने ढूंढा सेंट्रल पॉइंट यानी कि मीडियन, और मीडियन ढूंढने के बाद हमने उसकी फेंसेस या फिर बाउंड्रीज ड्रॉ की। अब वो बाउंड्रीज कैसे ड्रॉ करनी है वही हमें देखना है। चलो अभी स्टेप्स देखते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट IQR। सो द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले आपको करना है डेटा को सॉर्ट। उसके बाद ये क्वार्टाइल्स ढूंढने। क्वार्टाइल्स मतलब डेटा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना, उसे हम क्वार्टाइल बोलते हैं। क्वार्टाइल का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप क्वार्टर्स में डेटा को डिवाइड कर दे दो, 4 हिस्से में आप डेटा को डिवाइड कर दे दो। जस्ट लाइक दिस इज अवर नंबर लाइन, वेट, दिस इज अवर नंबर लाइन। आपने इसको डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। सब 4 हिस्सों में कैसे, सबसे पहले आपने मीडियन को ढूंढा। मैं मीडियन तो सेंट्रल वैल्यू होती है डेटा की। अब मीडियन को जैसे ढूंढा तो एक हिस्सा तो हो गया लेफ्ट वाला, एंड द सेकंड पार्ट इज द राइट वन। अब जो आपने लेफ्ट और राइट पार्ट ढूंढी है, इनका सेंटर ढूंढो। अब वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा उसको, 2 पार्ट्स इन द राइट एंड 2 पार्ट्स इन द लेफ्ट। तो इन्हें ही जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द डेटा, द मीडियन ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द डेटा को हम बोलते हैं Q1, एंड द मीडियन ऑफ द राइट पार्ट ऑफ द डेटा को हम बोलते हैं Q3, और जो डेटा का मीडियन है उसे बोलते हैं हम Q2। इजी है। उसके बाद हम फेंसेस ड्रॉ करते हैं। चलो शुरू करते हैं। दिस इज अवर डेटा सेट, रैंडम है 20, 30, 18, कुछ इसका ऑर्डर नहीं है। इसके बाद सबसे पहला स्टेप है हमारा, इसको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कर लिया। अब सॉर्ट करने के बाद हमें ढूंढना है मीडियन। मीडियन होता है सेंट्रल पार्ट। तो हमने कैलकुलेट किया कि भाई टोटल 18 पॉइंट्स है, तो 8th जो पॉइंट है वो हमारा मीडियन होगा। सो मीडियन इज 32। उसके बाद अब हमें इस डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। जस्ट लाइक दिस, हमने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद जो लेफ्ट पार्ट है और जो राइट पार्ट है उनका मीडियन ढूंढना है। तो पहले लेफ्ट और राइट का हमने मीडियन ढूंढ लिया। अब चलो, लेफ्ट का मीडियन आया 4, राइट का मीडियन आया 12। अब इन्हें ही हम Q1 और Q3 बोलते हैं। Q1 मीन्स क्वार्टाइल 1, Q3 मीन्स क्वार्टाइल 3, और क्वार्टाइल 2 आवर मीडियन। सो द Q1 इज 20, भाई 4th पोजिशन पे 20 है, 4 ही इसका मीडियन है, एंड द Q3 इज 39। ठीक है। अब इसके बाद हम ढूंढते हैं IQR, विच इज नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो सबसे कम अफेक्टेड पोर्शन है डेटा का आउटलायर से, उसे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। तो 50% डेटा Q1 से Q3 के बीच में 50% डेटा ही तो आएगा भाई। 50% पे हमने इसको डिवाइड किया मीडियन से। अब 50% हमने इससे डिवाइड किया, 50 का 50, तो 25% डेटा इस साइड है और 25% डेटा इस साइड है। तो दिस इज अवर इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल, Q3 में से Q1 को माइनस कर देते हैं। So the IQR will become 39 minus 20, that is 19. And after calculating the IQR, अब हम लोअर और अपर बाउंड कैलकुलेट करते हैं। मतलब जो फेंसेस है, एक्चुअल फेंसेस है, जहां से डेटा है जिसको हम आउटलायर्स बोलेंगे, वो फेंसेस। तो अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम Q3, अब अपर बाउंड निकालने के लिए, राइट साइड की फेंस निकालने के लिए Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। इजी है। Q3 मतलब जो राइट साइड का जो डेटा है उसका जो मीडियन है, Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR।
तो क्या आएगी कैलकुलेट करने के बाद, इट विल बिकम 67.5। तो 67.5 से बाहर का जितना भी डेटा है वी विल कंसिडर ऑल दैट एज आउटलायर। अब लोअर बाउंड कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेट लोअर बाउंड फॉर्मूला सेम है, बस इधर प्लस करना है उधर माइनस करना है। लोअर बाउंड Q1 minus 1.5 into IQR. So the Q1 is 20, 20 minus 1.5 into 19. It will become minus 8.5. So the data between the range of minus 8.5 to 67.5 is our actual data. Outside that, all of them is outlier. Okay, अब इसको एक बारी बॉक्स प्लॉट या फिर नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज 5 number summary. What do we call it? We also call it 5 number summary. ओके, अब हमें पता चल गया भाई, देखो सेंटर में हमने मीडियन प्लॉट किया, उसके लेफ्ट साइड में जो लोअर बाउंड है वो -8.5 है, जो राइट साइड में जो अपर बाउंड है इट इज 67.5। अब इसके बाहर जितना भी डेटा आएगा वो सब आउटलायर है। सो द पॉइंट्स लाइक 96, 110, व्हाट डू वी कॉल देम? We can easily call them as red flags or outliers. We can call them outliers. Now you will ask me, sir, which method is better? Which method should we use? In which scenario we use which method? Either Z-score or the IQR. देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई भी थंब रूल नहीं है कि हमें तब Z-score यूज करना है और कब हमें IQR यूज करना है। बस एक फर्क है, हम Z-score जब यूज करते हैं जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और IQR तब यूज करते हैं जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो स्क्यूड। ठीक है, बाकी इससे अलग कोई रीजन नहीं है। अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप IQR भी यूज कर सकते हो, Z-score भी यूज कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बट इफ द डेटा इज स्क्यूड यू मस्ट यूज IQR, अदरवाइज Z-score विल प्रिडिक्ट द फॉल्स रिजल्ट। नाउ लेट्स सी फ्यू विजुअल एड्स कि हम आउटलायर्स को विजुअली कैसे देख सकते हैं विदाउट डूइंग दीज फॉर्मूलाज एंड ऑल। ओके, सो द फर्स्ट मेथड इज बाय प्लॉटिंग ए स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या होता है भाई? स्कैटर प्लॉट नॉर्मली तो दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन या फिर रिलेशन दिखाने के लिए होता है, बट अगर उस वेरिएबल को आप उसी की वाई एक्सिस पे भी प्लॉट कर दोगे, मतलब एक्सिस पे भी वही वेरिएबल और वाई एक्सिस पे भी वही वेरिएबल, तो उनका भी आप एक नॉर्मली स्कैटर प्लॉट देख सकते हो, और उस स्कैटर प्लॉट के हिसाब से भी आप आउटलायर्स डिटेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने यहां पे किया here. So first method is by plotting a scatter plot. The second one is by plotting a normal distribution. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप प्लॉट करोगे, जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करोगे, तो उसमें जो राइट साइड में कुछ डेटा पॉइंट्स आ सकते हैं, लेफ्ट में कुछ डेटा पॉइंट्स आ सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा, तो आप वहां से भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ आउटलायर्स है। यूज्ड मेथड इज नोन एज IQR मेथड, या फिर हम इसको भी हम बोलते हैं बॉक्स प्लॉट मेथड, बॉक्स प्लॉट। अब इसको जब आप प्लॉट करते हो तो आप ये इजीली, मतलब बिल्कुल क्लियरली आपको दिखा देता है कि कहाँ कहाँ आउटलायर प्रेजेंट है, कहाँ नहीं। इस बॉक्स के अंदर जो आता है वो नॉर्मल डेटा, इन फेंसेस के अंदर जो आता है इट इज नॉर्मल डेटा, बट आउटसाइड दैट जो भी डेटा होता है, जितना भी डेटा होता है, वो सब आउटलायर्स होते हैं। ठीक है, सो ये तो थे विजुअली देखने का, और नॉर्मली एक मैथमेटिकली देखने का तरीका आपको पता चल गया, विजुअली देखने का भी तरीका आपको पता चल गया। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस which are very common among outliers. So the first question goes like, are outliers always bad? Should I always remove them? ये बोल रहे हैं कि क्या आउटलायर्स हमेशा बैड होते हैं, क्या हमें इन्हें हमेशा हटाना चाहिए? देखो, आउटलायर्स ऐसे होते हैं जैसे पार्टी के अंदर लोग आते हैं, ठीक है, जैसे कहीं पार्टी चल रही है तो उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो बहुत डिफरेंट होते हैं, कुछ आगे डांस करते हैं, कुछ और करते हैं, तो हर इंसान जो अलग है, हर डेटा पॉइंट जो अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ आपने साथ लेके आए। जैसे कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे? जैसे अभी CEO की सैलरीज हम प्लॉट कर रहे थे,
तो एक कुछ एरर नहीं था, वो कुछ गलत चीज नहीं थी, बट वो एक्चुअल में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेके आया था कि ही इज द सीईओ ऑफ ए कंपनी। ठीक है, अगर आप बिना समझे आप आउटलायर्स को हटा दोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, एनालिसिस गलत हो सकती है, बट समझना बहुत जरूरी है। अब कई दफा ऐसा होता है कि जो आउटलायर्स होते हैं वो मिस्टेक से हो जाते हैं। लेट्स से द एग्जांपल ऑफ स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट का स्कोर 200 आया है आउट ऑफ 100, तो इट्स टोटली अ मिस्टेक, इट्स टोटली अ ह्यूमन एरर। तो कुछ इस तरीके की चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है बिफोर रिमूविंग द आउटलायर्स। द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डू आउटलायर्स इवन गेट इनटू माय डेटा। आउटलायर्स डेटा के अंदर कैसे आते हैं भाई? समटाइम्स तो दे आर एक्चुअली रियली स्पेशल, डेटा पॉइंट्स आर रियली स्पेशल, बट समटाइम्स इट दे कैन बी कम बाय ह्यूमन एरर। कोई ह्यूमन एरर हो, कोई टेक्निकल एरर से डेटा वहां फिल हो गया हो, तो उन चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। The next question is how many outliers are too many? When should I worry? Okay, so यार it's totally depend on your analysis. अगर आपकी एनालिसिस, अगर आपका मशीन लर्निंग का मॉडल जो आप ट्रेन कर रहे हो वो आपके आउटलायर्स से अफेक्ट होता है, वो आउटलायर सेंसिटिव है, तो आपको रिमूव कर देना चाहिए। अदरवाइज यू शुड नॉट, यू शुड सी द बिहेवियर ऑफ द एनालिसिस यू आर डूइंग, यू शुड सी द कॉज ऑफ द आउटलायर्स एंड देन यू मस्ट रिमूव देम। The last question is can an outlier in one part of my data be normal in another? बिल्कुल हो सकता है। लेट्स से कि हम एग्जाम स्कोर्स का एनालिसिस कर रहे हैं कि किसी के जेईई मेंस में 550 मार्क्स आए, ठीक है, तो वहां तो ऑब्वियसली वो एक आउटलायर, क्योंकि जेईई मेंस का एग्जाम ही 360 मार्क्स का होता है आई थिंक, ठीक है, तो 360 में से 550 मार्क्स आ ही नहीं सकते, ये वो एरर है, इस वजह से वो आउटलायर है। बट वहीं वो स्कोर नीट का अगर होता, अगर नीट का रिजल्ट वो होता, वहां किसी के अगर 550 मार्क्स आए तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा स्कोर है, बस आउटलायर नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है। सो द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट बिफोर रिमूविंग एनी आउटलायर यू मस्ट नो कि यार उसका बिहेवियर क्या है, क्या हटाना उसको जरूरी भी है या नहीं, या फिर वो एक ह्यूमन एरर है। अगर एरर है, ह्यूमन एरर है, टेक्निकल एरर है, मेजरमेंट एरर है, कुछ इस तरीके की चीज है, तो आप हटाना उसको बिल्कुल सही रहेगा। बट अदरवाइज इन अदर सिनेरियोज आप उन्हें डायरेक्टली नहीं हटा सकते बिकॉज दे कम्स विद इंफॉर्मेशन। इफ यू रिमूव देम दे आर गोना अफेक्ट योर एनालिसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट आउटलायर्स। एक बारी रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। फर्स्टली वी अंडरस्टूड अबाउट आउटलायर्स, व्हाट आर आउटलायर्स, हाउ दे अफेक्ट आवर एनालिसिस। देन उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डील विद और डिटेक्ट द आउटलायर्स। उनके अंदर सबसे पहला था जेड स्कोर के बाद वी डील विद द IQR मेथड, उसके बाद कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए वो, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखे, विजुअली कैसे हम आउटलायर्स को देख सकते हैं वो देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट आउटलायर्स। अब अगर आप चाहते हो कि आप पाइथन का भी इसके अंदर यूज करो, कि पाइथन का यूज करके आप कैसे आउटलायर्स डिटेक्ट कर सकते हो, लेट मी शो यू दैट। This is our code. Let me run this. ठीक है, तो सबसे पहले कोड ने विजुअल्स प्लॉट किए, विजुअल्स जैसे कि बॉक्स प्लॉट और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बॉक्स प्लॉट में आप इजीली देख सकते हो कि जो फेंसेस के बाहर के पॉइंट है वो उसने आउटलायर्स डिटेक्ट किए, तो फेंसेस ने बिल्कुल सही प्लॉट किए और उसके बाहर के जो पॉइंट है उसने आउटलायर बता दिए। सेम अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे उसने भी जिन पॉइंट्स को रेड फ्लैग किया है वो आउटलायर्स है। अब इसके एनालिसिस को पूरा डिकोड करते हैं कि कैसे इसने डेटा बनाया, कैसे इसने बॉक्स प्लॉट बनाया, क्या कुछ किया। सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए, देन वी हैव क्रिएटेड अ सैंपल डेटा सेट। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली AI का यूज किया, AI को बोला कि क्रिएट ए सैंपल डेटा सेट देन शो मी आउटलायर्स यूजिंग IQR एंड जेड स्कोर मेथड, बस इतना ही बोला है। उसके बाद उसने बहुत ही बढ़िया मेरे को कोड बना के दिया। आप भी कर सकते हो, आप भी अगर आप चीजों को देखना चाहते हो विजुअली या फिर और डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो पाइथन का यूज करके बहुत इजीली कर सकते हो। तो यहाँ देखते हैं, बट कीप इन माइंड यूज AI टू लर्न थिंग्स नॉट टू चीट। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने सैंपल डेटा सेट क्रिएट किया, उसके बाद डेटा सेट को डेटा फ्रेम में चेंज किया, देन वी हैव डिटेक्टेड द आउटलायर्स यूजिंग द IQR मेथड, flagged those outliers. After that we detected the outliers using the Z score.
देन वी हैव वर्कड ऑन द विजुअलाइजेशन, फिर विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन में पहले बॉक्स प्लॉट किया यूजिंग द पीएलटी। पीएलटी मतलब मैट प्लॉट लाइब्रेरी होती है, उसका यूज करके हमने बॉक्स प्लॉट को प्लॉट किया। फिर उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट किया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले हिस्टोग्राम प्लॉट किया गया, फिर उसके बाद स्कैटर प्लॉट किया गया। और केडी मानिए कि केडी मींस दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, दिस बेल शेप कर्व। ओके, दिस इज कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कर्व्स को बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमने स्कैटर प्लॉट किया है, और विजुअलाइजेशन प्लॉट करने के बाद हमने पूरा वो भी लिखा है कि भाई मेरे कौन कौन से नंबर आउटलायर्स थे और किस किस को डिटेक्ट कर पाया है, किस किस को डिटेक्ट नहीं कर पाया। जैसे कि नंबर्स लाइक 74, 100, 101, 102 एंड 103, दीज वर माय आउटलायर्स। अब देखते हैं कि किस मेथड से ज्यादा डिटेक्शन हुई है, किससे नहीं हुई है। So the IQR method has successfully detected all 5 numbers as outlier, whereas the Z-score have failed in the 2 numbers. Z-score 2 numbers में fail हो गए, whereas IQR method ने successfully detect कर लिया। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, एनालिसिस बता दिया कि किसे हमें आउटलायर डिटेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। So this is how you can learn the things using Python also. So this is all about the session. If you want to know कि how I can write this code, आप खुद से ऐसा कोड कैसे लिख सकते हो, then let us know. Till then, bye bye. Let's meet you in the next session.